साइंस से लेकर सपनों तक का एक ही व्याख्यान। तुम जैसे सपने देखोगे वैसे ही बन जाओगे। मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी। जैनुलाब्दीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्यम अय्यर और अय्यादुराई सल्लुमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे अंजुए मास्टर ने तालीम दी, एमजी के मेनन और प्रोफेसर सारा भाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना, और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिलों और हुनरमंदों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, और कोई नहीं है, ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी विरासत है। मेरे परदादा अव्वल, मेरे दादा अकील और मेरे वालिद जैनुलाब्दीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। शांति 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 जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु श्रवणनयनजम्बा बुद्ध्यात्मना वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा सकलं परस्मै मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुलाब्दीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक मजबूती थी उनके पास, हौसला था, और मेरी मां जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद काबिल मां बाप का छोटे से कद वाला एक मामूली शक्ल सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था। काफी वसई और पक्का मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरियात की तमाम चीजें मुयस्सर थी। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मैटेरियली एंड इमोशनली। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी, जहां मेरे अब्बा
मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरे बचपन की यादों में शामिल एक याद यह भी है कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें किया करते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मसलों को भी तमिल की आम जुबान में बयां कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था कि जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो। मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के उसूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने लकड़ी की एक कश्ती बनाने का फैसला किया जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सके, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती बनाने का काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार थे, साहब अहमद जलालुद्दीन। बाद में उनका निकाह मेरी आबा जौहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर पर निकल जाया करते थे। मस्जिद स्ट्रीट से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जितनी बाहर से आए हुए यात्री। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां धमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं उस समय हमारे इलाके में एक वही शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम या आफताब, हमेशा पढ़े लिखे लोगों के बारे में बात करते थे। साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुदासिब किया वो मेरा कजन था, मेरा चचेरा भाई शमशुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को एहतियाती फौजियों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। सबसे पहली दुर्घटना यह हुई कि रामेश्वरम से शिखर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमशुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमशुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ सामाजिक व आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तरबियत होती है। मुझे दयानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से विरासत में मिला था और मां से अच्छाई पर यकीन रखना और रहमदिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमशुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आजादी बिल्कुल यकीनी हो गई।
मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाजत चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। जलालुद्दीन और शमशुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए, मुझे शॉर्ट स्कूल में दाखिल कराने के लिए। जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मशरूफ शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान यहां नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। शॉर्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साला लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्यादुराई सल्लुमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड, उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस माहौल में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद व शागिर्द या गुरु शिष्य से भी कहीं आगे निकल गया। अय्यादुराई कहा करते थे, जिंदगी में कामयाब होने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन व उम्मीद। अय्यादुराई सल्लुमन अक्सर कहा करते थे कि इससे पहले मैं चाहूं कि कुछ हो जाए, यह जरूरी है कि मेरे अंदर से उसकी पूरी तरीके से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी। समुंदर में गिद्धों और बगुलों को ऊंची उड़ाने लगाते हुए देखता था तो उड़ने का जी करता था। मैं एक सादा गांव का ही लड़का तो था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन उन पंछियों की तरह मैं भी बुलंद उड़ाने जरूर लगाऊंगा, बुलंदी पर परवाज करूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। शॉर्ट स्कूल में तालीम खत्म करते करते मेरे अंदर में खुद-एतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगा, मैं तालीम आगे जारी रखूंगा। उस समय कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिल हुआ। जब बीएससी डिग्री के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में मैंने दाखिला लिया तो हायर एजुकेशन के मायने सिर्फ इतने ही जानता था। यह नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है। ना ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर में और क्या मौके हासिल हो सकते हैं। बीएससी खत्म करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा से दूर कर देती है, लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास, रूहानी तस्कीन की वजह रही है। किसी तरह मैं MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखिला बहुत महंगा था। कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी और मेरे अब्बा के पास इतने रुपए नहीं थे। उस वक्त मेरी आबा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं पसीज गया। MIT में सबसे ज्यादा मजा आया। वहां 2 हवाई जहाज रखे देखकर जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे, मुझे उनकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। और जब सब लड़के हॉस्टल चले जाते थे, मैं कई कई घंटे उनके पास बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद मुझे अपने स्पेशल ब्रांच का चुनाव करना था, तो मैंने फौरन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव कर लिया। MIT की तालीम के दौरान मुझे 3 टीचर्स ने बहुत प्रभावित किया। प्रोफेसर स्पॉन्डल, प्रोफेसर KV मंडले और प्रोफेसर नरसिंगा राव। प्रोफेसर स्पॉन्डल टेक्निकल एरोडायनेमिक्स सिखाते थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने समझाया था कि मुझे मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले
मुस्तकबिल की मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और इरादों के बारे में कि उसमें कितनी शिद्दत है, मेरे एप्टीट्यूड और एस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। मैं खुद भी होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जब वो अपना स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो ये देखें कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह है और लगन है उस दिशा में जाने के लिए। प्रोफेसर केवी मंडले ने मुझे एरोस्ट्रक्चर डिजाइन सिखाया और उसका विश्लेषण भी। वो बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे और हर साल कोई ना कोई नया तरीका, नया नजरिया लेकर आते थे कोर्स में। प्रोफेसर नरसिंगा राव मैथमेटिशियन थे। वो एरोडायनामिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में शामिल होकर मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स बाकी तमाम सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा लगने लगा। MIT से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बन के निकला तो जिंदगी ने 2 मौके मेरे सामने लाकर खड़े कर दिए। दोनों मेरे परवाज के सभी ख्वाब पूरे कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे। यह पहला मौका था मेरा अपने महान और विराट वतन को देखने का। ट्रेन की खिड़की पर बैठा मैं अपने देश की सरजमी को पांव तले से बहता हुआ देख रहा था। हैरान था कि उत्तर की तरफ सफर करते हुए एक ही मुल्क की जमी कैसे बदलती चली जाती है। मैं 1 हफ्ते दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया, बहुत मायूस हुआ और कई दिनों तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया दिल पर यह बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर पास की पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम पर पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे। सफेद दूधिया धोती और पांव में लकड़ी की खड़ाऊं। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिली देखकर बहुत प्रभावित हुआ मैंने बताया उन्हें कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवाज करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वह एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात, ब्रह्मांड, शिव सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है। इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है, इसलिए वो अवश्य पूरा होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वतन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया। डिफेंस से अपना इंटरव्यू का नतीजा मांगा। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया, 250 रुपए महीना की तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ATE का एक नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल अलग शहर था। मैं अपनी डायरेक्टरेट की पोस्टिंग का पहला साल वहां गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में यह एक अजीब तरीका है, अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हर दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है।
शायद इसलिए कि सदियों इस देश ने गैर मुल्की तहजीबों के जख्म भी खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह भी दी है। अलग अलग हुक्मरानों से सफर करते करते हम अपनी असलियत, अपनी हैसियत खो बैठे हैं। बल्कि हमने एक अलग किस्म की स्थिति पैदा कर ली है कि एक वक्त में रहमदिली भी है और बेरहम भी। जितने गहरे हैं उतने ही सधे। ऊपर से देखो तो हम बड़े खुशरंग नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो अपने हुक्मरानों की एक बेझक नकल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए नवाब की नकल वाले नकलची बहुत देखे हैं और बेंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहिबों की कोई कमी नहीं थी। बेंगलोर में रहकर मैं रामेश्वरम की शांति और सुकून के लिए तरसता था। पहले साल तो वहां पर कोई ज्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में एक स्वदेशी हावरक्राफ्ट तैयार करें और वो वक्त से पहले तैयार हो गया। नंदी उसका नाम रखा गया, शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं बहुत मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सी की वजह से इस प्रोजेक्ट को किनारे कर दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफेसर MG मेनन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर, एक रोज अचानक ही हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला। मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि एक 10 मिनट की उड़ान के लिए, उसके 1 हफ्ता बाद की बात है, मुझे इनका अफसर से बुलावा आ गया, द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। मैं मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर MG मेनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिल गई कि मैं चुन लिया गया हूं। मुझे संस्थान में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। सन 1962 के दहरीना हिस्से में कहीं संस्थान ने थूम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। थूम्बा केरला में त्रिवेंद्रम से परे एक दूर दराज के गांव का नाम है। हिंदुस्तान में यह मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक शुरुआत भर थी। उसके फौरन बाद ही मुझे 6 महीने के लिए अमेरिका भेज दिया गया, नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज अता की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नासा लैंगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोदाब स्पेस फ्लाइट सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इंप्रेशन अमेरिकन्स के बारे में मैन्स्यूमन फ्रैंकलिन के इस टुकड़े से बयां कर सकता हूं। जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम ही मिलती है। हिंदुस्तानी तमीजों में यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी मुश्किल है। जो अपर हैं वो बड़े मगरूर हैं। अपनों से छोटों या अपने सबॉर्डिनेट की राय लेना अपनी हाकत समझते हैं। कोई शख्स भी अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है। उसकी पहचान बड़ी जरूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा, फौरन बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ 21 नवंबर सन 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम नायक अपाचे। इसकी कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपनी आरजू, अपने ख्वाब का इजहार किया। एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV
ISLV का सपना हिंदुस्तानी रॉकेट का ख्वाब 20वीं सदी में एक तरह से 18वीं सदी का ख्वाब भी कहला सकता है, जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फौज में 27 ब्रिगेड थे, जो खुशून कहलाते थे, और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेटमैन का, जो साथ रहा करता था और जुक्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट व 900 रॉकेट्स के सब सिस्टम बरामद किए। 1799 में तिरुकन्नावल्ली की जंग के बाद वो रॉकेट विलियम कॉग्नीव ने इंग्लैंड भिजवा दिए जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए, जिसे आज की साइंस में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के साथ उस ख्वाब की भी मौत हो गई, कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत वो रॉकेटरी का ख्वाब एक बार फिर हिंदुस्तान में जिंदा हुआ। प्रोफेसर साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेवारी अपने सर पर ले ली। बहुत से तंग नजर लोगों को एतराज था इस बात पर कि इस मुल्क में जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहां इस स्पेस उड़ानों को, इन ख्यालाई तहलीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रोफेसर साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुआवजा नहीं था। उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के मसलों में कोई हिस्सा लेना है, शिरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की असद जरूरी है। अब उनका मकसद ताकत का मुजाहिरा हरगिज नहीं था। सहज पके सो मीठा हुए। थुम्बा में 2 रॉकेट सहज पके मगर कामयाब हुए, एक रोहिणी और दूसरा मैनीथल। अगला साल लगा ही था जब प्रोफेसर साराभाई ने मुझे दिल्ली बुला लिया। एक मीटिंग थी और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन BS नारायणन से मेरा तारुफ कराया गया, जो एयर हेडक्वार्टर से थे। प्रोफेसर साराभाई ने रेट्रो तैयार करने का इरादा जाहिर किया। रॉकेट असिस्टेंस टेक ऑफ सिस्टम, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सके, बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक ये खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान खुद एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूं। मैं कई तरह के जज्बात से भर गया, खुश भी था, शुक्रगुजार भी था, खुशकिस्मत भी, और एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर की ये लाइनें बहुत याद आई। हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो। जब ओखले हो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। रेट्रो पे काम करते हुए 2 अहम वाकयात हुए। पहला तो ये था, अपने देश में पहली बार स्पेस का 10 साला प्रोग्राम तैयार हुआ, जिसके लेखक थे प्रोफेसर साराभाई। मेरे लिए वो एक ऐसा रूहानी मैनिफेस्टो था जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी रोमानी शायर की नज्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाकया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव भी कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेवारी भी सौंपी कि लॉन्च की 4थी स्टेज मैं ही डिसाइड करूं। ये आदत थी मेरी कि हर सैटेलाइट मीटिंग के बाद मैं प्रोफेसर साराभाई को पूरी रिपोर्ट देता था। एक ऐसी ही मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर साराभाई थूम्बा में SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लॉन्च से मैंने उन्हें फोन किया, पैनल की मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर साराभाई ने कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था।
मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा कर रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा हादसा था। प्रोफेसर साराभाई मेरी नजर में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं। जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं, उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। कुछ अरसा प्रोफेसर एमजी के मेनन ने स्पेस रिसर्च सेंटर का काम संभाला। फिर आखिर डॉक्टर सतीश धवन को इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जिम्मेवारी सौंप दी गई। थूम्बा को पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस रिसर्च सेंटर बना दिया गया और इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने उस सेंटर को कायम किया था, उसी के नाम से उस जगह का नामकरण कर दिया गया। मशहूर मैथमेटिशियन डॉक्टर राम प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बाउसूल हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही रास्ता है। आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो तभी वो तस्कीन और खुशी का वारिस हो सकती है। और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं 2 रास्ते इख्तियार कर सकता था, जो मैंने इख्तियार किए। पहला तो ये कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म, नॉलेज बड़ा कारगर हथियार है, बहुत काम आता है। इल्म जितना ज्यादा हो, आप उतनी ज्यादा आजादी के हकदार होते हैं। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। इल्म की रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट। कामयाब रहनुमा बनने के लिए यह जरूरी है कि दिन का काम जब मुकम्मल हो तो आप पिछले काम का जायजा लें और अगले दिन के काम की तैयारी करें। दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फक्र समझें, गर्व समझें और जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ति को सही तरीके से पहचानें। जो करो उस पर यकीन रखो, या जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहो। SLV प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए नए रास्ते खुले और आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क समझ आने लगा। रिसर्च और अमल डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा। किसी भी इजाद में गलतियां होना लाजमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की ओर एक और कदम बढ़ाती है, एक और सीढ़ी बन जाती है। किसी भी तकलीफ की तरह SLV की तकलीफ भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी। एक रोज जब मैं और मेरे तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरीके से डूबे हुए थे, मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची। मेरे दोस्त और हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था। कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न होकर रह गया। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब अपने सोगर्दे का एहसास हुआ तो महसूस किया जैसे मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया था। रात की रात बसों में सफर करता हुआ अगली सुबह मैं रामेश्वरम पहुंचा। जोहरा को क्या तसल्ली देता और क्या सब्र देता अपनी भांजी महबूबा को, जो रो रो कर हल्का रही थी। मेरी आंखों के आंसू पहले ही सूख चुके थे। थूम्बा लौटकर बहुत दिनों तक सारा कामकाज, सारी मशरूफियत बेमानी लगने लगी। बहुत दिनों तक बहुत मलाल लगा, सब बेमानी लगता था। प्रोफेसर धवन देर देर तक हौसला देते थे, कहते कि SLV का काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मुझे सब्र मिलेगा और मायूसी कम होते होते गुजर जाएगी। 1976 में मेरे अब्बा जैनुलाब्दीन 102 साल की उम्र में वहीं रामेश्वर में इंतकाल फरमा गए। 15 पोते पोतियां छोड़कर गए थे पीछे और एक पड़पोता।
दुनियावी तौर पर वो सिर्फ एक और दुख की बात थी। कोई बड़ा मातम नहीं हुआ, झंडा नहीं उतारा गया, न अखबारों में ऐसे हाशिए दिए, क्योंकि ना वो सियासतदान थे, न विद्वान कोई, न कोई बड़े सरमाएदार। एक सीधे साधे इंसान थे, फरिश्ते जैसे, और हर उस बात की वजह थे जो दानाई और पारसाई की राह दिखाती हो। मैं बहुत देर तक अपनी मां के पास बैठा रहा चुपचाप, और जब उठा थुम्बा लौटने के लिए तो उसने रुंधे गले से दुआएं दी मुझे। SLV-3 अपोजी रॉकेट जो फ्रांस से उड़ाई जाने वाली थी, अचानक कुछ मुश्किलों का शिकार हो गई। मुझे फौरन फ्रांस जाना पड़ा। मैं रवाना होने ही वाला था कि मेरी मां की मौत की खबर पहुंची। एक के बाद एक 3 मौतें हो गई थी मेरे घर में। उस वक्त मुझे अपने काम में पूरे ध्यान की जरूरत थी। 100% काम में ध्यान की ख्वाहिश किसी और लगन की गुंजाइश नहीं छोड़ती। मुकम्मल मीटिंग और पूरी लगन से SLV-3 का ख्वाब 1979 के दरमियान में जाकर पूरा हुआ। हमने SLV-3 की परवाज करने के लिए 10 अगस्त 1979 मुकर्रर की थी। 23 मीटर लंबा 4 स्टेजेज का ये रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर बड़ी गरजाई से उड़ा और स्पेस की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली और बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में दाखिल हो गया। हम सब सांस रोके बैठे थे। हमारे बरसों का ख्वाब आसमान की ओर सफर कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई, हमारा सुकून टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। 317 सेकंड के बाद परवाज टूट गई। मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमाम मलबा श्री हरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जाकर गिरा। इस हादसे में हम सबको सदमा पहुंचा। मैं गमो गुस्से से भर गया, बिछड़ गया बिल्कुल, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर में धंस गया। मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आंख खुली। दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब थी। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे सामने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी ने छू लिया मुझे। उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं। हर शख्स तकनीकी बहस के बाद संतुष्ट हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान न आया और काफी दिनों तक बेचैन रहा। मैं बेसाख पर खड़ा हो गया और एहतराफ किया प्रोफेसर धवन के सामने, सर मेरे साथियों को नाकामयाबी की वजह मिल जाने से इत्मीनान हो गया, लेकिन मैं उसे काफी नहीं समझता। इस मिशन के डायरेक्टर की हैसियत से इस नाकामयाबी को मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं। SLV-3 की नाकामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी, और उतनी ही प्यारी मायूसी भी। इस तरह के वाकयात सोच सोचकर मैं बिल्कुल हैरेस नहीं होता था। यह ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनने में 40 साल गुजर गए जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में, जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज मिला। वांड्रोन सैटेलाइट व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से एक पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटियों पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं।
और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर चढ़ने की लगन से ही चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। एसएलवी उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह के राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज्यादातर रिपोर्ट्स ने पहली एसएलवी की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समुद्र में जाकर गिरा था। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे एसएलवी 3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे स्पेस प्रोग्राम के फ्यूचर को तय करने वाला है। मकसद यह कि सारे विश्व की नजरें हम पर गड़ी हुई थी। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:30 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डाटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाब होने के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया पाठ खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था आखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था कि जिन लोगों की बदौलत में यहां पहुंचा था वो लोग मेरे साथ नहीं थे। मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई। एसएलवी 3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल। प्रधानमंत्री से मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मेरे अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वर पहुंच गया, मां के गले लगा। अम्मा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जौहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सालुमन ने मेरे हाथ में सलीक देकर दुआ पढ़ी। 1 जून 1982 में मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री R वेंकटरमण ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा बदर्जा मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम तैयार करना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। अब देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया,
टेक्निकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया, सरफेस टू एयर सिस्टम आकाश कहलाया, एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नार्क के नाम से पुकारा गया और मेरे दैरीना ख्वाब रेक्स को, री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी ओर देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली एसएलवी की नाकामी के वक्त जिस तरह डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने ढांढस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर सारा भाई अगर वीएससीसी के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उनके एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़े हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंग मिजाजी पर काफी हद तक काबू पा लिया। अपने साथ के नहीं बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव व सुलूक में ही यह बात साफ नजर आ जाती थी कि कोई भी शख्स खामियों से खाली नहीं है, यहां तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानेश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों जैसी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकलीन तक पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाकिफ हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का नक्शा भी था, फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आसपास के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और इसके बाद पाबंदी लगा दी गई कि हिंदुस्तान बाहर के मुल्कों से कोई भी ऐसी चीज ना खरीद सके जो मिसाइल निर्माण में प्रयोग की जा सकती हो। मिसाइल की इजाद में हिंदुस्तान की खुद मुख्तियारी ने दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज 30 अप्रैल 1999 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और हिफाजत के लिए यह फैसला लिया गया कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए गए। अखबारात और दूसरे मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्कों की नजरें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया गया। परवाज से सिर्फ 14 सेकंड पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन से रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गई और परवाज मुलतवी कर दी गई। अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली, हर बयान में अपनी अपनी तरह की वजूहत निकाल ली और कार्टूनिस्ट सुधीर ने एक कार्टून बनाया जिसमें एक खरीदार दुकानदार को सामान वापस करते हुए कह रहा था कि अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा है डरने की कोई बात नहीं, ये बड़ी अमन पसंद अहिंसावाद की मिसाइल है, इससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की परवाज के लिए। मगर फिर वही हुआ। 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया,
पता चला एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है। परवाज फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है, गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है। 2-4 बार अगर और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बना दूंगा। अमूल बटर वालों ने अपने होर्डिंग पर लिखा कि अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 अप्रैल की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल KM सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर KC पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की असमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था? क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपनी खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक से जवाब मिल गया, हम 1 लाख पेड़ों की कोपलें लगाएंगे। मैंने कहा और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो? वो बोले। उन्होंने पूरे इत्मीनान से कहा कि कल यही होगा। अगले सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर ली हो। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था कि एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खुशनुमा सुबह से आंखें खोली हो। 5 साल की मशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने वो कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुंदर तिलक है। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर से हरी हो गई। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाई 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत के फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था और अब हैदराबाद में।
I have repeated a number of times. I don't mind repeating that one incident. That incident for me is a university education. I have not read anywhere. I have so far I have gone round the orbit 71 times around the sun. I have not gone through any education, such a beautiful education I got in 1979, 1980 period. I thought of sharing with you on this occasion. It is like this: 1979, August 17th, we were ready for launch of a satellite launch vehicle with 44 subsystem and thousands of components. It was built in Vikram Sarabhai Space Center, and at that time, Professor Satish Dhawan was the chairman, Atomic Energy Space Commission, and he is also Space Center. And he gave me the task in 1973 to build a satellite launch vehicle, to put a satellite in the orbit. 1973, he gave me this task. In 79, we were ready. Thousands of engineers, 10,000 of workers and staff, they all worked together. Then we moved the satellite launch vehicle from Vikram Sarabhai Space Center to the now Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. So the launch vehicle was in the launch pad, and the day 17th August 1979, and I am the mission director, project director, and we are all in the control center, and computer takes over. T minus 8 minutes, computer will take over, because it's very difficult for me as a mission director to check hundreds of parameters. So it has to be checked. Computer, we hand over the whole launch of the rocket system to the computer. So when T minus 8 minutes came, I handed over to the computer for the launch on 17th August 1979. And thousands of people are waiting for the launch mission centers, and they are working throughout the country and some downrange stations. Exactly at T minus 8 minutes, computer took over. And then at T minus 4 minutes, computer put a hold. It says don't launch. So we were all, because at that time the whole rocket system is alive, and every explosive system, propellant system, electronic system, all are on ready to launch. Computer says don't launch. At T minus 4 minutes, then immediately a computer printout comes out. There is some problem in the second stage control system. There's a leakage, so you don't launch. Behind me, there are number of experts, 6-7 experts, my expert 10 years, 20 years experienced people. I turn to them, and they are in their computers to find out what happened, and they tell me within a minute. They say there's a problem in the second stage control system, and we cannot launch. Computer says, but we believe as experts, the igniter, that is oxidizer, is sufficiently more there. Even though there's a leakage in system, you can launch. They asked me to launch. That is, I can say to the computer to shut off the computer. I can manually launch the rocket system. I discussed with my experts. I believed in them. I agreed with them. I am responsible for it. I immediately put the rocket in the manual mode. So rocket took off, 100 seconds, beautiful launch, and the rocket first stage did its job. It's a 4-stage rocket system. Then the second stage took off. Within a minute, within a second, we got into spin. That means it should be steady. It's a controlled rocket system by guidance system, but it was going to the spin. I knew I lost the rocket system. Within few seconds, instead of putting the satellite in the orbit, the whole system went to Bay of Bengal. So it was a failure. And then how do you handle a failure? It's very important for entrepreneurs. Life is not so simple. We have to handle the failures with stout heart. My chairman, that is the Professor Satish Dhawan, exactly at 6:30, I was very tired of continuously working. He come to my room, you join me for a press conference. On that day, in the morning, there's a press conference. Hundreds of press reporters, media people have assembled. Just
Professor Dhawan told me, Satish Dhawan told me, I am going to handle the press conference. You are going to come with me. He took me there. And there was a press, the national press, international press. They asked a lot of questions. How can you put 20 crores in Bay of Bengal? One guy asked. And like that, so many serious questions. After all, people will ask questions, the people's money. So like that, number of questions were there. And Professor Satish Dhawan said, yes, it's a failure. First time we have launched, we have gained a lot of system, and definitely we will succeed. I will give all the support to my technologies. I'll give all the supports to my scientists. We will succeed in a year's time, he said. Friends, did you observe what happened there? I am the mission director. I am the project director. I have failed the missions. With me, 5,000 people have worked. But chairman, Indian Space Research Organization, he took the responsibility of the failure. He completely switched my failure to his failure. This is the leadership quality. Exactly after 1 year, that is 18th July 1980, we go to the launch pad and the countdown starts. T-minus 8 minutes I hand over to the computer. Computer checks out. First stage, it initiates the rocket system. First stage gives the required velocity. Second stage gives the required velocity. Third stage gives the required velocity, and fourth stage required the escape velocity for the put the satellite in the orbit. I am seeing in front of me what is the performance taking place. I took the I put the mic, I announced all the station. Here is your mission director. The satellite is in the orbit, and we congratulate you, I told them. Now that's not the important, that's one of the important things happened. But after 30 minutes, Satish Dhawan called me, go for press conference, you conduct the press conference, he said. Can you see the significance? Failure he took it, success he gave me to my team. This is a great lesson. It's a great lesson. This is a great lesson which no university taught me, no book taught me, but that one person, that institution taught me such a big lesson. So I thought of sharing.